टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग ऑल ऑफ इन थिंग्स एट अ टाइम। इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ गई और यह नॉर्मल कॉम्बिनेशन से डिफर क्यों है, ये हम देखते हैं। अच्छा, नॉर्मल केस में हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या लगाते हैं? एनसीआर लगाते हैं। एनसीआर का एक फार्मूला हम जानते हैं, लेकिन एनसीआर के अगर मीनिंग को देखें तो एनसीआर ये डिफाइन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग आर एट ए टाइम, मीनिंग एन ऑब्जेक्ट्स में से आर का सिलेक्शन। एनसीआर ये डिफाइन करता है। फार्मूला एनसीआर का ही है जो हम लिखते हैं। हमसे ये कह दिया गया एन और आर के जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एन और आर इक्वल होते हैं, तब भी हम आंसर पा जाते हैं। लेकिन फार्मूले में एन और आर इक्वल नहीं होते। फार्मूले में यही होता है एनसीआर। फार्मूले में यह कभी नहीं होता है एनसीएन। यह कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर एनसीएन हो जाए फिर फार्मूला ही नहीं बनेगा। तो फार्मूला जब भी बनता है वह एनसीआर ही बनता है। अब हमसे क्या कह दिया जाता है, एन के जगह पर आप कुछ भी ले लें, आर के जगह पर कुछ भी ले लें। मान लें हमने एन के जगह पर 10 ले लिया, सी आर के लिए 4 ले लिया, 10c4 कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर लें। एन के जगह पर अगर हमने 9 ले लिया, आर के लिए हमने 3 ले लिया, 9c3, तब भी हम कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एन और आर की वैल्यूज इक्वल हो जाते हैं, जैसे हमने कह दिया 8 ऑब्जेक्ट्स में से 8 का सिलेक्शन, तब भी हम कैलकुलेट करके आंसर बता देते हैं। लेकिन फार्मूले में हमेशा ये एन और आर ही रहते हैं, ये दोनों इक्वल कभी नहीं होते। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वह देखिए। एनसीआर की मीनिंग एन ऑब्जेक्ट्स में से आर का सिलेक्शन, तो एन माइनस आर का रिजेक्शन हुआ। उसी तरह से जिस तरह से 10 ऑब्जेक्ट्स में से 4 का सिलेक्शन, तो रिजेक्शन कितने का हुआ? 6 का। 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बॉक्स में 10 बॉल्स रखे हुए हैं, उसमें से हमने 4 बॉल्स का सिलेक्शन किया, तो इसकी मीनिंग ये अंडरस्टूड है हमने 6 बॉल का रिजेक्शन ही तो किया। 9 बॉल्स में से हमने 3 बॉल्स का सिलेक्शन किया, इसकी मीनिंग हमने 6 बॉल्स का रिजेक्शन कर दिया। एन में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया, इसकी मीनिंग एन माइनस आर का हमने रिजेक्शन किया। इसकी मीनिंग ये है कि जिस फॉर्मूले को हम यूज करते आ रहे हैं उसमें, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होते, उसमें हमें यह बता दिया गया है कि आपको एन में से आर का सिलेक्शन करना है, एन माइनस आर का रिजेक्शन कर देना है। इट मीन्स टोटल ऑब्जेक्ट्स कुछ हैं, उसमें से हमें कुछ का सिलेक्शन करना है, रिमेनिंग का रिजेक्शन करना है। हम कॉम्बिनेशन के इसी फार्मूले को यूज करते आ रहे हैं। अब हम एक फार्मूला ये जानना चाहते हैं कि अगर हम टोटल ऑब्जेक्ट्स में से सभी का केवल सिलेक्शन ही करें, रिजेक्शन किसी का ना करें, तो क्या कोई फार्मूला बनता है? और अगर है तो वह क्या है? हम इसी टॉपिक को, इसी फार्मूले को सर्च करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला जो हमारे पास मिला था, जो हमने अभी तक यूज किया है, उसमें एन में से आर का सिलेक्शन हुआ है, एन माइनस आर का रिजेक्शन हुआ है। एनसीएन फार्मूला क्रिएट हो ही नहीं सकता। अगर कोई स्टूडेंट यह सोचता है कि फिर हम इसी में से क्यों नहीं निकाल लेते, जरा चेक करके देखें। अगर कोई कह दे एनसीएन, एनसीएन की मीनिंग क्या होगी? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल ही हो गए, एन माइनस एन 0 फैक्टोरियल 1 आ गया। इसकी मीनिंग जो एनसीआर का फार्मूला बताया गया, उसमें से जो एन में से आर का सिलेक्शन है, एन माइनस आर का रिजेक्शन है, वह फार्मूला तो सही है। हमसे यह भी कह दिया गया अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आपको ये दोनों इक्वल हो जाए तो आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला कभी एनसीआर का नहीं होगा, फार्मूला एनसीआर का ही रहेगा। एन स्टैंडर्ड है, आर स्टैंडर्ड है, एन और आर के जगह पर आप कुछ भी लिखें। इसकी मीनिंग एनसीआर का जो फार्मूला हमने पढ़ा वो ये बताता है कि एन में से आर का सिलेक्शन हो रहा है, एन माइनस आर का रिजेक्शन हो रहा है। हम उसी फार्मूले को यूज करते आ रहे हैं। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि एन में से, मीनिंग जितने ऑब्जेक्ट से सभी का हम केवल सिलेक्शन करें, रिजेक्शन किसी का ना करें, तो क्या कोई फार्मूला एग्जिस्ट होता है? और अगर है तो क्या है? हम इसी टॉपिक को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग ऑल ऑफ एन थिंग्स एट ए टाइम। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सभी का केवल सिलेक्शन ही हो।
रिजेक्शन किसी का ना हो। देखते हैं वह फार्मूला क्या है या नहीं है, अगर है तो क्या है। अब ये तो क्लियर हो गया कि इससे यह डिफर क्यों है, क्योंकि अभी तक हम जो यूज करते आ रहे हैं वो एनसीआर है। तो चलिए देखते हैं। Each of n different things may be dealt with in two cases. It can either be taken or left. प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के केवल दो केसेस ही होते हैं, एक उसके सेलेक्ट करने के लिए, एक उसे यूज करने के लिए, दूसरा उसके रिजेक्ट करने के लिए, उसे ना यूज करने के लिए। कोई भी आप ये उस प्रोडक्ट रिजेक्ट कर लें। मार्कर का काम है लिखना। मैं इससे लिख भी सकता हूं, नहीं भी लिख सकता हूं, दो काम। स्टूडेंट का काम बेसिकली एक ही माना जाता है, पढ़ना। ये अलग बात है कि सारे वर्क कर लेते हैं, लेकिन वर्क एक ही माना जाता है। तो वह क्लास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बुक का काम है उससे देखकर हम कुछ रीड करें, कुछ पढ़ें। हम उससे पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। प्रैक्टिकल लाइफ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सभी के केवल दो केसेस ही डिफाइन किए जाते हैं। Each of n different things may be dealt with in two cases. It can either be taken or left. एक उसके सिलेक्शन के लिए, दूसरा उसके रिजेक्शन के लिए। एज्यूम करें एक कोई एग्जांपल। एक बॉक्स है, उसमें 10 बॉल्स हैं, एक दूसरा बॉक्स खाली है। फर्स्ट बॉक्स में से मैंने एक बॉल निकाला। उस बॉल के दो केसेस हैं, एक मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूं दूसरे बॉक्स में के लिए, या मैं उसे रिजेक्ट कर सकता हूं। दूसरा बॉल मैंने निकाला, उस बॉल के लिए भी दो केसेस हैं, मैं उसे सिलेक्ट भी कर सकता हूं, उसे रिजेक्ट भी कर सकता हूं। तीसरा बॉल मैंने उठाया, उस बॉल के लिए भी दो केसेस, या तो उसे सिलेक्ट किया जाए या उसे रिजेक्ट किया जाए। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सभी के केवल दो दो केसेस ही डिफाइन किए जा सकते हैं। तो अगर हम उस बॉक्स में यूज किए गए बॉल्स का ही एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट बॉल के कितने केसेस डिफाइन हो सकते हैं? 2 केसेस। दूसरा बॉल हमने यूज किया, उस बॉल के लिए भी 2 केसेस डिफाइन किए जा सकते हैं। थर्ड बॉल, उसके लिए भी 2 केसेस डिफाइन किए जा सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर उस बॉक्स में n बॉल्स हैं, n फैक्टर्स, तो जितने बॉल्स हैं सभी के क्या 2-2 केसेस डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। तो अब इनके टोटल नंबर ऑफ फेज क्या हुए? इनके लिए 2 into 2 into 2 into 2 and so on up to n factors equals to 2 raised power n ways। ये 2 raised power n ways क्या है? उस बॉक्स में यूज किए गए सभी बॉल्स के सिलेक्शन के लिए या रिजेक्शन के लिए सारे केसेस हमने डिफाइन कर लिए 2 raised power n में। सभी सिलेक्ट भी हो सकते हैं, सभी रिजेक्ट भी हो सकते हैं। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? केवल सिलेक्शन का केस। ये क्या है? दोनों। आगे चलें। उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। एक बॉक्स में 10 बॉल्स हैं। फर्स्ट बॉल मैंने निकाला, उसे हमने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा निकाला, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा निकाला, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अगर उस बॉक्स में n बॉल्स हैं तो और सभी के हम रिजेक्शन के केसेस कैलकुलेट कर लें और टोटल में से रिजेक्शन के सारे केसेस सेपरेट कर दिए जाएं, तो क्या सिलेक्शन के सारे केसेस नहीं आ जाएंगे? दोनों के 50-50 के चांसेस हैं। सभी सिलेक्ट किए जाएं या सभी रिजेक्ट किए जाएं, दोनों के 50-50 के चांसेस। एक को सब्ट्रैक्ट करें, दूसरा आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? सभी के रिजेक्शन के केसेस। ध्यान से देखें, पहला बॉल केवल रिजेक्ट हो जाए, एक ही वे। दूसरा भी रिजेक्ट हो जाए, एक ही। तीसरा भी रिजेक्ट हो जाए, एक ही केस, एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। क्योंकि बॉक्स में n बॉल्स हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो रिजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज क्या होंगे? 1 into 1 into 1 into 1 and so on up to n factors equals to 1 raised power n equals to 1 way। ये है टोटल, सभी सिलेक्टेड या सभी रिजेक्टेड, और ये है सारे रिजेक्शन के केसेस। अगर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? सिलेक्शन के सारे केसेस आ जाएंगे। इट मीन्स required number of ways, that combination of n different things by taking all of n things at a time। जितने ऑब्जेक्ट्स थे सभी को केवल मैंने सिलेक्ट ही किया है,
उस केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज आ गया 2n-1 फेज। सभी सेलेक्ट हो जाएं या सभी रिजेक्ट हो जाएं, दोनों केस में फार्मूला यही है 2n-1। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में दोनों केसेस डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो उस केस में इसका फार्मूला होगा 2n, और एक ही केस डिफाइन करने के लिए वह होगा 2n-1। फार्मूला तो आप पा चुके हैं 2n-1, लेकिन इसे हम एक स्टेप और एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं कुछ और मिल सकता है क्या। अच्छा, 2n को अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर एक स्टेप एक्सपेंड करें तो बातें क्या है वो तो देखते हैं। 2n की मीनिंग होती है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन टू nc। ये है वैल्यू 2n के बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली। अगर मैं आपसे पूछूं nc0 की वैल्यू क्या होगी, तो इसे कैलकुलेट कर लें। ncr के अकॉर्डिंगली है, n के जगह पर n, r के लिए 0, फार्मूला पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ये 1, nc0 की वैल्यू 1, ncr के अकॉर्डिंगली चेक करें। अब अगर हम इस 2n की वैल्यू और 1 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें तो क्या पाते हैं? इट मीन्स 2n-1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन ncn माइनस nc0, -1 जहां था माइनस nc0 हो गया। अगले स्टेप में हम पा सकते हैं 2n-1 इक्वल्स टू nc0 प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन अप टू ncn। ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब ये क्या है, हम पहले इसके लिए एक स्टेटमेंट सुन लें। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं। अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूं कि किसी एक क्वेश्चन में 5 बल्ब्स दिए गए हैं, एटलीस्ट 1 बल्ब का सिलेक्शन करना है, तो क्या करेंगे? 5 बल्ब्स एटलीस्ट 1 बल्ब का सिलेक्शन, तो क्या करेंगे? 5C1 करेंगे, 5C2 करेंगे, 5C3 करेंगे, 5C4 करेंगे, 5C5 करेंगे। और हम ये जानते हैं एटलीस्ट या एटमोस्ट के जितने केसेस डिफाइन होते हैं वह सभी ऐड किए जाते हैं। तो अब यहां भी इसे ऐड कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये तो 5 बल्ब्स का एग्जांपल था। अगर इसी एग्जांपल में मैंने n बल्ब्स लिखा होता तो क्या होता? क्या लिखते? nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 एंड सो ऑन ncn। क्या यही यहां नहीं है? nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन ncn। इसकी मीनिंग इस फार्मूले को हम एक और स्टेटमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, वह है कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग एटलीस्ट 1 एट ए टाइम, या 1 और मोर एट ए टाइम। बात तो एक ही है, एटलीस्ट 1 एट ए टाइम कहा जाए या 1 और मोर एट ए टाइम कहा जाए। तो अब इसकी मीनिंग क्या है? अगर हम चाहें तो इसके जगह पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 2n-5 - 1। ये करें, दोनों इक्वल हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं ये दोनों इक्वल हैं। इसमें किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, प्रूव हो चुका है। इससे जो आंसर आएगा वही इससे भी आएगा। तो मीनिंग ये कि आपके पास 3 स्टेटमेंट्स मिले और 2 फार्मूलेज मिले। 3 स्टेटमेंट्स क्या क्या है? एक तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग ऑल ऑफ n थिंग्स एट ए टाइम। दूसरा स्टेटमेंट क्या बना? कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग एटलीस्ट 1 एट ए टाइम। और तीसरा क्या मिला? कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग 1 और मोर एट ए टाइम, क्योंकि एटलीस्ट को ही 1 और मोर भी कहते हैं। और इन तीनों स्टेटमेंट्स के लिए आपके पास 2 फार्मूलेज मिले, एक ये और दूसरा ये। दोनों में से किसी एक को दूसरे के लिए आप लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो फार्मूलेज तो आपको मिल चुके हैं। मैं दोनों स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं एक के बाद जो 2 रिमेनिंग है। कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स by taking
at least one at a time, at least one at a time, or one or more at a time. ये स्टेटमेंट्स हैं और इसके लिए दो फार्मूलेस हैं, किसी एक के लिए यूज करें। अब इस स्टेटमेंट के बेस पर, इन फार्मूलेस के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में दोनों केसेस को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, मीनिंग ऑल सिलेक्टेड और रिजेक्टेड दोनों, तो फार्मूला होना चाहिए 2n, मीनिंग जब हमसे क्वेश्चन में ये क्लियर ना किया गया हो कि सभी सेलेक्ट हो रहे हैं या सभी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो हमें दोनों केसेस बनाने होंगे, तो फार्मूला ये रहेगा। और अगर हमें एक ही केस डिफाइन करना हो तो ये फार्मूला लगा दे, या एटलीस्ट का केस डिफाइन करना हो तब भी यही, वन आर मोर हो तब भी यही। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, देखते हैं। अ पर्सन हैज 7 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर पार्टी। अ पर्सन हैज 7 फ्रेंड्स, एक कोई पर्सन है, उसके 7 फ्रेंड्स हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू ए डिनर पार्टी, वन आर मोर। अब क्लियर करें, वन आर मोर का है तो वन आर मोर की मीनिंग क्या है? 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस 7c4 एंड सो ऑन, 7c7, यही तो होना चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंगली। या हम उसके जगह पर डायरेक्ट लिखें 2^7 - 1। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, तो यह हुआ 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस एंड सो ऑन 7c7। लेकिन इतनी लेंदी कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसके जगह पर लिख सकते हैं 2^7 - 1। 2^7 एक बार चेक कर ले, शायद 128, हाँ 128 माइनस 1 दैट इज 127, ये करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ways a person can contribute to a fund out of one 10 rupee note, one 5 rupee note, one 2 rupee note, one 1 rupee note is. The number of ways a person can contribute to a fund out of one 10 rupee note, one 5 rupee, one 2 rupee, one 1 rupee note is. देखें, एक कोई पर्सन किसी फंड में कितने तरह से 1 10 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 1 रुपी नोट का कंट्रीब्यूशन दे सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास पॉकेट में मान लें 10 रुपी है, मैंने उस 10 रुपी को निकाला। उस 10 रुपी नोट के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस नहीं है। क्या है? मुझे उसे केवल कंट्रीब्यूशन में देना है। दूसरा 5 रुपी नोट निकाला, उसे भी कंट्रीब्यूशन। तीसरा 2 रुपी नोट निकाला, उसे भी कंट्रीब्यूशन में देना। 1 रुपी नोट निकाला, उसे भी कंट्रीब्यूशन में देना। यहां हम एक ही केस को डिफाइन कर रहे हैं, दोनों केसेस को एक ही केस। क्यों? क्योंकि हमने जब 10 रुपी नोट निकाला तो हमारे पास दो ऑप्शंस नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उसे दूं या ना दूं, नहीं, मुझे कंट्रीब्यूशन में देना है। मैं कितने तरह से दे सकता हूं, यह पूछा गया। तो जब हमें कंट्रीब्यूशन देना है तो यहां तो एक ही केस डिफाइन हुआ, और नोट्स है कितने? 4। तो एक ही केस डिफाइन करने का फार्मूला क्या होता है? 2^n - 1। अब क्योंकि 4 नोट्स हैं तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? 2^4 - 1। अब 2^4 होता है 16, 16 - 1 15। यह आपका आंसर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन देखें। गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइस, 4 डिफरेंट ब्लैक डाइस, 3 डिफरेंट व्हाइट डाइस। 5 green dice, 4 white dice,
एंड 3 ब्लैक डाइस, 5 ग्रीन 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट डाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। The number of combination of dice can be chosen taking one or more green dice and one or more black. ग्रीन और ब्लैक की कंडीशन गिवन है, क्या क्या है? वन और मोर, और ये हम जानते हैं वन और मोर की मीनिंग क्या है। हम तो डायरेक्ट 2n-1 लगा दें या ये स्टेप लिखें। अब अगर 5 ग्रीन है तो हमें क्या लिखना चाहिए? 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, या तो ये करें क्योंकि वन और मोर की मीनिंग यही है, या तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 2^5 - 1, ये भी हम कर सकते हैं। ब्लैक के लिए भी ये कंडीशन है, टेकिंग वन और मोर। एक बार फिर वन और मोर है तो 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 करें, या डायरेक्ट कर लें 2^4 - 1। लेकिन व्हाइट के लिए कोई कंडीशन है क्या? नहीं, व्हाइट के लिए ये कंडीशन नहीं है टेकिंग वन और मोर। अब जब व्हाइट की कोई कंडीशन नहीं है तो इसकी मीनिंग क्या है? व्हाइट को हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों केसेस। तो अब जब दोनों केसेस डिफाइन होने होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 2^n, तो इसकी मीनिंग यहां हम लिखेंगे 2^3। ये ध्यान रहे, व्हाइट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है इसकी मीनिंग। हम व्हाइट को सारे सेलेक्ट कर भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों केसेस हमें डिफाइन करना चाहिए। और दोनों केसेस डिफाइन करने का फार्मूला होता है 2^n-1, सॉरी 2^n, इसीलिए 2^3 लिखा केवल। अब स्टेटमेंट देखी है ये, और उसी एक स्टेटमेंट के ये बनेंगे, तो इसकी मीनिंग इसको तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, कोई दूसरा केस तो है नहीं वन और मोर के लिए। तो इसलिए डायरेक्ट इन्हें 2^5 - 1 के बेस पर 32 - 1, 31 × 15 × 8, और इसे अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें तो 31 × 15 × 8, 3720, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी बुक का एक क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन the voter may vote for any number of candidates not greater than the number to be chosen. There are 7 candidates and 4 members are to be chosen. The number of ways a person can vote is. देखिए, ये क्वेश्चन तब का है जब वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर नहीं होती थी। अभी क्या है, आप में से शायद अगर किसी ने वोट कभी कास्ट किया हो तो हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जिस भी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को हम वोट देना चाहते हैं उस पर हम एक बटन प्रेस करते हैं, एक बीप की आवाज आती है, यह मान लिया जाता है आपका वोट एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन तब का है जब ये वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर नहीं होती थी, उसमें पेपर पर हुआ करता था। तो पेपर पर कैसे होता था वो मैं पहले आपको बता दूं। जैसे मान ले 10 कैंडिडेट्स हैं, किसी एक इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, तो होता क्या था, उन सभी 10 के नाम यहां लिखे होते थे, और उन सभी 10 के जो साइन होते थे, वोटिंग साइन, वो उनके सामने होते थे। इससे कांग्रेस हाथ का साइन, बीजेपी कमल का साइन, इस तरह से सभी पार्टी के होते थे। तो वोट कैसे दिए जाते थे? मान ले हम सेकेंड नंबर वाले कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, तो एक सील सी होती थी वोट वाली, तो हम उस सेकेंड नंबर पर कहीं भी सील प्रेस कर देते थे और इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करते थे। ध्यान से देखें, इस तरह से फोल्ड करते थे, पहला फोल्ड, सेकेंड, थर्ड, और बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। होता क्या था उस समय, अगर एज्यूम करें हमने सेकेंड नंबर के कैंडिडेट को दे तो दिया, लेकिन ये पेज इस तरह से फोल्ड कर लिया, तो क्या होता था, वो जो सेकेंड नंबर वाले पर लगा हुआ इंक है वो यहां 8th नंबर पर भी आ जाता था। अब जब ये पेपर ओपन होता था तो 2 पर साइन आ जाता था, ये रिजेक्ट हो जाता था।
ये क्वेश्चन तब का है। तो जो इलेक्शन फाइट करते थे, जो उनके वर्कर्स होते हैं, पहले घर घर जाकर के ये नहीं बताते थे तुम मुझे वोट देना, ये तो बताते थे, ये बताते थे कि भाई तुम वोट दोगे कैसे। पता ये चला कि सेकंड नंबर के कैंडिडेट को 10 बंदों ने वोट दिया, लेकिन पता चला कि 9 ने गलत कर दिया, फिर तो एक ही वोट पाया ना वो। इसीलिए सबसे पहले उनके वर्कर घर घर जाकर ये बताते थे कि भाई साहब वोट आप ऐसे देना, पेपर फोल्ड करने का तरीका ये है। तो ये क्वेश्चन तब का है। अब इसमें क्या कहा गया है वो जरा देखें। इन एन इलेक्शन वोटर में नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द मेंबर टू बी चोजन। इसकी मीनिंग जितने कैंडिडेट्स वोटर तो उतने ही रहेंगे, लेकिन सेलेक्ट उतने ही किए जाएंगे जितने मेंबर्स चूज होने वाले हैं। एक बार फिर सुने फर्स्ट लाइन, ए वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द मेंबर टू बी चूजन। मेंबर उतने ही, जितने मेंबर होंगे उतने ही कंसीडर किए जाएंगे, जितने कैंडिडेट्स वोट उतने ही, वोटर उतने ही, लेकिन कंसीडर उतने ही किए जाएंगे जितने मेंबर्स को चूज होने वाला है। अब अगला स्टेटमेंट है, देयर आर 7 कैंडिडेट्स। इसकी मीनिंग 7 कैंडिडेट्स तो 7 वोटर तो हुए ही हुए, एंड 4 मेंबर्स आर टू बी चूजन। इसकी मीनिंग वोट कंसीडर जो किए जाएंगे वह 4 ही किए जाएंगे। 7 कैंडिडेट्स, 4 मेंबर्स आर टू बी चूजन, तो 7 वोट्स और 4 ही सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि पहले लाइन में लिख दिया गया है नॉट ग्रेटर देन द मेंबर टू बी चूजन। ठीक है, तो अब यही पूछा गया है द नंबर ऑफ हिज कैन ए पर्सन वोट। तो बहुत सिंपल सा है। अब 7 तो टोटल थे और 4 को ही चूज करना है हमें, 4 मेंबर्स आर टू बी चूजन। तो पहला क्या हो सकता है, हम 4 को चूज कर लें, दूसरा 3 को चूज किया जा सकता है, नेक्स्ट 2 को चूज किया जा सकता है, नेक्स्ट 1 को किया जा सकता है। एक से अधिक तो होगा ही नहीं, एक से कम तो होगा ही नहीं। एक से अगर कम हो गया तो इसकी मीनिंग वोट ही कैंसिल हो गया, इलेक्शन ही कैंसिल हो गया। एक बार फिर सुने, जितने कैंडिडेट्स उतने वोटर उतने वोट्स, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया कंसीडर उतने ही वोट्स किए जाएंगे मैक्सिमम जितने मेंबर्स चूज होने वाले हैं। तो इसकी मीनिंग 7 कैंडिडेट्स तो 7 वोटर 7 वोट्स हुए, लेकिन कंसीडर मैक्सिमम उतने ही होने वाले हैं जितने मेंबर्स चूज होने वाले हैं, मीनिंग मैक्सिमम 4 होने वाले हैं। अब मैक्सिमम 4 तो होने वाले हैं, लेकिन यह भी तो पॉसिबल है कि एक और रिजेक्ट हो जाए, 3 ही हो, यह भी हो सकता है 2 ही हो, यह भी हो सकता है 1 ही हो। तो इसकी मीनिंग 7C1 7C2 7C3 7C4 स्टेटमेंट एक ही है। अब इन स्टेटमेंट्स को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन एक ही है। उस इलेक्शन में उस वोट और मेंबर्स के कैंडिडेट्स को हम डिफाइन करें। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से था, देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी चूजन। इसका आंसर क्या होना चाहिए, देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी चूजन। इसकी मीनिंग 5 कैंडिडेट्स तो 5 वोटर 5 वोट्स, मैक्सिमम 3, तो क्या लिखेंगे 5C3 5C2 5C1, 1 से ले जाएंगे मैक्सिमम 3 तक ले जाएंगे। अब सबको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आप पाते हैं 7C4 7C3 7C2 7C1, वही आपका आंसर मान लिया जाए।